नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई। इसी के साथ पिछले 3 से 4 दिन से चल रहे सियासी ड्रामे का भी खात्मा हो गया। तीरथ सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद हैं और RSS के प्रांत प्रचारक और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ रावत को दल का नेता चुना गया। कल ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मीटिंग में उनका नाम का प्रस्ताव रखा था। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह भी मौजूद थे। नए CM के चुनाव में रमन सिंह की काफी अहम भूमिका रही। नए CM तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। बधाई देने हम सब आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने रमन सिंह को मिली जिम्मेदारी पर तंज कसते हुए कहा है कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड में भी विफल रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी संगठन ने सोचा था कि रमन सिंह परिस्थितियों को संभाल लेंगे, इसलिए उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया, लेकिन रमन सिंह विफल साबित हुए। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रमन सिंह को जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसे उन्होंने बखूबी निभाया है। कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। भाजपा संगठन ने सोचा कि रमन सिंह जी 15 साल तक यहाँ सत्ता में रहे हैं तो वे उत्तराखंड में भी स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन रमन सिंह जी उत्तराखंड में बुरी तरह से विफल रहे। मामला उनके अनुकूल नहीं है और वे छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड में भी विफल साबित हुए। मुख्यमंत्री बनेगा तो वहाँ के विधायकों से राय मशविरा की जाएगी और राय मशविरा करने के बाद में आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। मुख्यमंत्री कौन हो वे विधायक तय करेंगे और विधायक जो दल के तय किया उसके अनुसार से मुख्यमंत्री का नाम आया। एक प्रकार से डॉक्टर साहब वहाँ गए हैं सरकार को बचाने के लिए, सरकार बचाने में सफल हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का समय पूर्व अवसान हो गया। अब CM भूपेश बघेल का एक बार फिर धुआंधार चुनावी दौरा शुरू होने जा रहा है। CM 12 मार्च से दौरे की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अपने प्रभार वाले राज्य असम जाएंगे। असम के महामुकाबले में इस बार छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका है और छत्तीसगढ़ के CM अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रदेश के नेताओं को असम में अहम जिम्मा सौंपा गया है। CM भूपेश बघेल असम के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। विधायक विकास उपाध्याय को असम का चार्ज देने के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। भाजपा ने भी संगठन महामंत्री पवन साय के साथ 22 प्रमुख नेताओं को असम भेजा। CM भूपेश बघेल की टीम भी असम में ही तैनात है। उनके सलाहकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग और राजेश तिवारी लगातार वहां प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी लगातार वहां मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार CM का कार्यक्रम सप्ताह भर से लेकर 10 दिनों तक का हो सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है कि जहां भी CM भूपेश बघेल प्रचार के लिए जाते हैं उनकी पार्टी हार जाती है। अमेठी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असम में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बन रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है स्थिति एकदम स्पष्ट होती जा रही है। विधानसभा खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ का CM भूपेश बघेल जी का भी कार्यक्रम 13 से लेकर 25 तारीख तक अलग अलग विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन के साथ साथ बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ छोटे छोटे सम्मेलन होंगे। अच्छी बात है कि पार्टी ने उनको जवाबदारी दी है, उनको जाना चाहिए। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इनके जाने से इन लोगों के बढ़नी नहीं है, सीटों की संख्या कम होनी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए और जो भी चुनाव में गए हैं, अमेठी भी गए उत्तर प्रदेश में और सारे चुनाव को आप देख रहे हैं
तो जहां कम करना है, घटाने का काम है, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को भेज दिया जाए। और छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई और इस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है मंत्री नहीं मान रहे हैं, मंत्री वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिए हैं, मंत्रियों को मोदी पर भरोसा शायद लगता हो गया है। साथ ही ये कहा कि केंद्र की सरकार ने बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार बजट में वैक्सीन के नाम पर कोई राशि नहीं देती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का अपमान देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर मंत्री कवासी लखमा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये हमारे वैज्ञानिकों का अपमान है। अरे इनके मुख्यमंत्री के कहना आजकल मंत्री मान नहीं रहे, मंत्री लगवाना शुरू कर दिया। उनको मालूम है मोदी जी के ऊपर उनको भरोसा है। दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर यह सस्पेंस कायम है, लेकिन इसे लेकर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी जहां घटना को हत्या बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस खुदकुशी करार देते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बठेना में मौत की मिस्ट्री, सुसाइड या मर्डर, उलझी है गुत्थी, जारी है राजनीति। 6 मार्च को दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है, लेकिन जांच की जंग जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जहां घटना से मिले सुसाइड नोट के आधार पर इसे आत्महत्या बता रहे हैं, तो विपक्ष की अपनी ही थ्योरी है, लिहाजा इसे लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी विधायकों ने बठेना गांव का दौरा किया, तो अनुसूचित जाति मोर्चा का दल बुधवार को बठेना गांव पहुंचा। 20 सदस्यीय दल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना को हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस की सरकार के द्वारा इसको पुलिस को केस को दबाया जा रहा है। इसको तत्काल करके आरोपी को पकड़ना चाहिए और सीबीआई जांच हो तत्काल, इसका हम मांग करते हैं। हमारा सबका भाइयों का सबका मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। दरअसल बठेना गांव में 5 मौतों को लेकर विपक्ष पहले दिन से ही सवाल उठा रहा है। बीजेपी के मुताबिक महिला और बेटियों की हत्या कर जलाया गया, तो पिता पुत्र के हाथ क्यों जले? अगर मारकर जलाया तो तार से तीनों को क्यों बांधा गया? बीजेपी ने इसे लेकर मंगलवार को विधानसभा में काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की, जिसकी अनुमति नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सदस्य राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बीजेपी की आपत्ति पर राज्यपाल ने सहमति जताई और घटना की जांच के सरकार को निर्देश दिए। हालांकि कांग्रेस घटना को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। घटना बेहद रोमांचक है, बेहद पीड़ादायक है। एक परिवार के 5-5 लोगों की मौत हो जाना ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन इसमें विपक्ष राजनीति ना करे। देखो ऐसा है कि 15 साल जब तक उनकी शासन थी तो कहीं तो गए नहीं, तो अब दौरा कर रहे हैं तो ठीक है, कर लेने दो, तसल्ली कर लेने दो। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 साल में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। अब देखिए खुड़मुड़ा की जो घटना है, आज कितना महीना हो गया, लेकिन उसके अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए हैं और कहीं कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा या यहाँ की पुलिस के द्वारा हो नहीं रही है। कि उत्तर प्रदेश में जब घटना घटती है तो पूरे दिल्ली से चल करके लोग चले जाते हैं, तब वहां राजनीति नहीं होती, और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के गृह मंत्री जी असहाय दिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन उस दिशा में असहाय दिख रहे हैं। बहरहाल बठेना कांड पर सरकार की बात सही है या विपक्ष की थ्योरी, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बठेना कांड आत्महत्या है या फिर हत्या? आखिर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का सच क्या है?
क्या जांच दल और रिपोर्ट के नाम पर विपक्ष केवल सियासत कर रहा है? कोई इतनी बड़ी कदम तो ऐसे नहीं उठा सकता, कहीं न कहीं दबाव या कुछ न कुछ हुआ है तभी इतनी बड़ी कांड हो सकता है। दोषी नहीं है उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, अगर कोई दोषी है तो जरूर सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर दुर्ग पुलिस अब तक पाटन इलाके के ही खुड़मुड़ा में करीब 2.5 महीने पहले हुई 4 लोगों की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा सकी। ऐसे में अब उसके सामने बठेना गांव में मौत की मिस्ट्री सुलझाने की दोहरी चुनौती होगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। उन्होंने ये बताया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इलाज के लिए उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता बनर्जी को अस्पताल लाने के लिए नंदीग्राम से कोलकाता तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ममता बनर्जी के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बना दी गई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में प्रचार कर रही थी। यहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भी भरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में चोट आई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस दौरान कोई भी स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। ममता के आरोप पर बीजेपी ने इसे दीदी की नौटंकी बताया और कहा कि हमदर्दी पाने के लिए दीदी ने ड्रामा किया है। अगर किसी ने हमला किया है तो इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने इस घटना पर रिपोर्ट तलब की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नंदीग्राम में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट आई। उनका कहना है कि 4 से 5 लोग थे जिन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया अस्पताल तक ले जाने के लिए। बीजेपी कह रही है कि ये हमदर्दी पाने के लिए नौटंकी है। इधर रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 मैच में आज खिलाड़ियों को फ्री एंट्री दी जा रही है। प्रदेश में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। इसके लिए बुधवार को बूढ़ा तालाब इंडोर स्टेडियम स्थित छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन कार्यालय में खिलाड़ियों को मुफ्त पास बांटा गया। खिलाड़ियों को स्टेडियम तक ले जाने के लिए एसोसिएशन कार्यालय स्थल से बस की भी व्यवस्था की गई। एसोसिएशन की महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि ग्राउंड पर खेलने वालों कोई भी जो खिलाड़ी है, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो या फिर कोई और खेल, सभी फ्री पास हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी मैच का आयोजन सुनील गावस्कर की कंपनी कर रही है। 13 मार्च को सुनील गावस्कर के क्रिकेट करियर के 50 साल पूरे हो जा रहे हैं। उस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका सम्मान करेंगे। जिस तरह एक दिन महिलाओं को और खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री रखी गई है, उसी तरह एक दिन स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी फ्री मैच दिखाने की तैयारी है। इसकी भी जल्द घोषणा की जाएगी। जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं, चाहे गैस मेमोरियल का हो, चाहे सप्रे स्कूल का हो, अपने शहर के जितने भी ग्राउंड के खिलाड़ी हैं और कोच है और मैनेजर है, सबको सूचना दी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप सबको क्रिकेट मैच देखने का फ्री पास दिया जा रहा है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज श्रीलंका लेजेंड्स और बांग्ला लेजेंड्स के बीच मैच चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका लेजेंड्स ने शहीद वीर नारायण स्टेडियम में तो तस्वीर आप देख रहे हैं। आज ये मैच था, हालांकि एक पारी पहले हो चुकी है। श्रीलंका ने अपनी पारी पूरी कर ली है। और इधर प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ दायर सभी 11 याचिकाओं को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी अभिभावकों की याचिका को
खारिज कर प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। पिछले साल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति मांगते हुए बिलासपुर के 20 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को अपनी याचिका में चुनौती दी थी। इस आदेश में शासन ने निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखने की बात कही थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्राइवेट स्कूलों ने याचिका दायर की और कहा कि जो अभिभावक सक्षम हैं उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति उन्हें दी जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।